साथियों चल रहा है 2025 और आप सपना देख रहे हैं कि 2025 में आपकी सरकारी नौकरी लग सके। तो जस्ट आप थंबनेल देखकर आए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि ये वैकेंसी 2024 की थी। 32,000 प्लस वैकेंसी हैं, 32,400 कुछ वैकेंसी हैं, 32,438 के प्लस आसपास। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका भी सपना इस 32,000 प्लस वैकेंसी में से कोई एक स्थान आपका भी नंबर हो, आप भी अपने 2025 में भी हो सकता है वो 2026 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको भी थोड़ा सा एक आइडिया बताऊंगा। क्योंकि 2025 की वैकेंसी 24 की वैकेंसी 25 में फॉर्म फिलअप हुए हैं और अब आपका एग्जाम, अभी कोर्ट केस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें बहुत सारे अधिकारियों को डांट फटकार मिल रही है कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये मैं आपको ये इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप सपना देख रहे हैं कि ग्रुप डी का, कि मेरा भी एक स्थान पक्का हो, ग्रुप डी का क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या वेटेज रहता है, वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। प्यारी सी वीडियो रहेगी, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी और डे टू डे अपडेट आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे शुरुआत में। और मैं भी अगर मैराथन की भी जरूरत पड़ी 12-12 घंटे की मैराथन लेने के लिए तैयार होऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं आप ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कौन हूं भाई, मैं हो सकता है आप मैं इस चैनल पर न्यू हूं, बट मैं आपको बता दूं अपना बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने अब जब से एक 2015 में यूपी लेखपाल का फॉर्म भरा था, उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ था बट इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुआ था। उसके बाद से मैंने यानी मैं रियल टाइम बताऊं 2015 के बाद से मैंने केवल और केवल रेलवे को ही टारगेट किया और कोशिश ये करी कि मैं रेलवे में ही अपनी जॉब करूंगा। बट होता ये था कि मैं कहीं और जगह होता था, बट मेरा सीबीटी, जितने मैंने रेलवे के फॉर्म भरे उनमें अगर मैं किसी भी सीबीटी में बैठा, सीबीटी 1 में बैठा तो यानी तो मैंने वो क्वालिफाई किया। ठीक है, मेरे कम से कम मैं बात करूं 5 से 6 एग्जाम मैंने दे रखे हैं रेलवे के, जिसमें 2 बार आपका आरआरबी एनटीपीसी, एक बार एएलपी और आपका आरआरबी जेई वाला। ये सारे एग्जाम मैंने सीबीटी 1 इनके क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो सीखा है आप सभी को देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा इस अगर आप जो मैं प्लानिंग आपको देने जा रहा हूं, अगर इस प्लानिंग के थ्रू अगर आप चलेंगे तो आप भी 101% जो है अपना सपना साकार कर पाएंगे ग्रुप डी में। चलिए, तो साथियों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन करूंगा मैं। ग्रुप डी में क्या क्या चीजें आती हैं आप सभी जानते हैं। ग्रुप डी एक रेलवे के अंदर चतुर्थ यानी चौथे लेवल की पोस्ट होती है, या मतलब चौथे ग्रुप डी चतुर्थ है ना, घा की पोस्ट होती है, जैसे हम रेलवे में बोलते हैं लेवल 1, यानी सबसे छोटा लेवल 1 की पोस्ट होती है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मोटा मोटा आपके सामने है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी और जीके आएगी और जीएस में साइंस आएगी। ठीक है, जीके जीएस में आपका अब देख पा रहे होगे जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का पेपर हुआ है, उसमें भर भर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए गए हैं। तो इस बार भी ये चांसेस है कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपके जीके जीएस में के पोर्शन में जो साइंस जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन क्योंकि आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए जीके जीएस का क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम तैयारी करें, जैसे कि सर हमारा सपना साकार हो, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस लेकर आया हूँ, जिसमें आरआरबी यहाँ लिखा भी है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह गाइड आपको पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और तैयारी के टिप्स में दूंगा यहाँ पर, और सफल होने की सही रणनीति और सही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहला, आप कैसे परीक्षा को क्रैक करेंगे, क्रैक करने के टिप्स क्या हैं। पहला टिप्स मैं आपको बता दूं, नियमित अध्ययन करें। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी है। कम से कम भाई आप कहेंगे सर 3 से 4 घंटे लिखा है आपने, सर ये तो बहुत कम है। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि माइंड सेट कहता है 3 से 4 घंटा, आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, वो कहते हैं, कोई तो कहेगा मैं 16-16 घंटे का पढ़ा हूं, कोई कहेगा कि मैंने तो बस 4 से 5 घंटे पढ़ता था, डेली पढ़ता था। बट मेरे प्यारे भाई आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। रूटीन जो है आपको पर डे आपको पढ़ाई करनी है। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 लिख दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ 4 से 5 की जगह आप जो है 5 से 6 घंटे कर लीजिए, या आपको ये सूटेबल नहीं लगता तो आप जो है लिख सकते हैं 7 से 8 घंटे लिख लीजिए। लेकिन जो भी करें वो नियमित रूप से करना है, डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी प्लस अभ्यास, यानी आपको क्या करना है, क्योंकि
आज का दौर ये है, आप शुरुआत से ही अपनी जो पाठ्यक्रम 10th 12th में होते हो तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, सभी स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो और अगर कोई आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम देते हो तो वो भी यही कहता है कि आईएएस एनसीईआरटी की बुक्स 6 से लेकर 12 तक की पढ़ो। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अगर आपने एनसीईआरटी प्लस अभ्यास, एनसीईआरटी प्लस अभ्यास है ना, यानी जो आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं उनका डेली बेस पर अच्छे से अभ्यास करना है। और देखो इसके लिए आपको मैं बता दूंगा कि सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी और प्रैक्टिस बुक आपको प्रयोग करनी है। और ये अगर किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी है तो फिर आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर क्या करना है आपको, पिछले वर्ष के पेपर आपको उठा लेने हैं। आपको टॉपिक वाइज जो है हर सब्जेक्ट के यूट्यूब से करो या किसी अदर कोर्सेज से करो या हमारा कोई या कहीं का भी कोई कोर्स ले रखा है वहां से आप तैयारी करो। करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर, सिलेबस को करने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। ठीक है, पिछले वर्ष के जितने भी पेपर हुए हैं उनके आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। समय प्रबंध और सटीकता पर ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कर रहे हो, आपके जैसे लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका सपना साकार होगा, तो वो आपको करना क्या होगा, जो और तैयारी कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ के आपको मेहनत करनी होगी। यानी 32,000 में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका भी 32,438 में नाम हो सके। ठीक है, तो निरंतर अभ्यास करना है, सही रणनीति और से ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। कोई भी सवाल हो तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर लेना कि सर मुझे ये बताइए कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, कैसे करूँगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा। ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको करना क्या है भाई, हर टॉपिक पहले आप पूरा करना है, पूरा सिलेबस में आपका मैथ्स, और भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या क्या टॉपिक हैं। देखो यहाँ पर ये चार्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। इनके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बात करें मैथ्स के तो 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है और रीजनिंग आपके इजी टू मॉडरेट लेवल की आप देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और अब बात करें साइंस के आपके 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे 100 और ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। ठीक है, 4 सेक्शन आपको दिए होते हैं, ये आपके सामने हैं चारों सेक्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रुप डी के अंदर जो सिलेबस होता है वो आपके सामने मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये आपसे पूछा जाता है। टॉपिक आप देखेंगे कि मैथ्स में सर ये 3-4 टॉपिक पूछे जाएंगे क्या, रीजनिंग में ये 2-3 टॉपिक पूछे जाएंगे, साइंस में नहीं भाई, ये आपके मेन मुख्य टॉपिक आपको लिख रखे हैं यहाँ। वरना आपसे कहा था कि डिटेल सिलेबस है ना, तो डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई जिसने नहीं देखा है, देखो मैथ्स का सिलेबस आपके सामने यहाँ दे रखे हैं। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और आपका टाइम एंड वर्क है, और फिर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, ज्योमेट्रिक है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई है। ठीक है, ये मेन टॉपिक हैं। अब आप कहोगे कि सर जी आपने तो कहा था डिटेल सिलेबस, मैं आपको बता दूं भाई अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो आपका टोटल जो अर्थमेटिक होता है ना, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, आपका पूरा अंकगणित प्लस एडवांस आपसे पूछा जाता है। यानी आप ये सोचोगे कि सर जी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं और हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, बेरोजगारी इतनी है कि आपके यहाँ पर आरपीएफ में आपके अर्थमेटिक ज़्यादातर पूछा जाता है, मेंसुरेशन का टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री से लेके ज्योमेट्री से लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कुछ आपका भर भर के पूछा जाता है। ऐसा कोई भी टॉपिक अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो सबसे छोटी पोस्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलेबस का वेटेज रहता है तो वो आपके ग्रुप डी का ही है भैया। ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट के लिए ये मत सोचना कि सर सबसे ज़्यादा, तो आप जानते ही है ना। तो आइएगा, चौथे वर्ग की पोस्ट है यानी फर्स्ट लेवल की पोस्ट है और इतना सारा सिलेबस है, आपको पढ़ना होगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मेन टॉपिक मैंने मुख्य जो पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दी हैं। जैसे एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म हो गया है ना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया,
वेन डायग्राम हो गया, और आपके स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो गए, पजल वाले क्वेश्चन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, अल्फाबेट सीरीज हो गई, और आपके लॉजिकल रीजनिंग हो गई, है ना। और वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग दोनों यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो आप ये कहेंगे कंप्लीट आपको रीजनिंग आपको कवर करनी होती है ना, और बाकी का आपको आइडिया PYQ प्रैक्टिस पेपर से आपको लग जाएगा। बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में आप सब जानते हैं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो इसमें आप बायोलॉजी में ही ऐड कर लेंगे एनवायरमेंटल स्टडी, है ना। एनवायरमेंटल स्टडी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिजिक्स के जो मेन टॉपिक हैं यहाँ आप देख पाएंगे, मोशन है, टाइम एंड वर्क एंड एनर्जी है, और यहाँ पर एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलता है, ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलता है। लाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें, एसिड बेस हो जाएगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड आपसे पूछ लिया जाएगा। पीरियोडिक टेबल से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन सेल से पूछ लिया जाएगा, RNA DNA से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूट्रिशन, या डिजीज एंड प्रिवेंशन, और प्लांट और एनिमल से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। विटामिन वगैरह बहुत सारे नाम आप उसमें पूछ लिया जाता है। आप पूछ लिया जाता है कि सूर्य की गर्मी से नवजात शिशु को कौन सी विटामिन मिलती है, इस तरीके से बहुत उनका उस विटामिन का नाम क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। चलिए तो आगे करेंगे बात यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं RPF कांस्टेबल और SI का आपने एग्जाम दिया, तो सभी जो साथी थे जो अनएक्सपेक्टेड पेपर देख के जो शुरुआती दौर में गए, वो उन्होंने देखा कि अरे यार करंट अफेयर्स तो इतना मैंने पढ़ा नहीं। तो अभी भी आप तैयार रहना, करंट अफेयर का वेटेज अब हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन कड़ा है ना। अच्छे से मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहूंगा कि अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ के जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना करंट अफेयर को टॉपिक वाइज, ठीक है। यहाँ पर आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के टॉपिक्स यहाँ देख पाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। पॉलिटी में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन जो पार्ट होता है, जैसे आर्टिकल हो गया या आपका अमेंडमेंट हो गए, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी, एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ से। बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन आपको हर ग्रुप डी के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए अच्छे से बुक और ऑथर के क्वेश्चन को कर लेना। इंपॉर्टेंट डेट यानी दिवस आपसे पूछ ले जाएगा, भाला फेंक दिवस कब है ना, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है ना, ये सारे दिवस आपसे, या इवेंट पूछ लिया जाएगा, कोई घटना घटित हुई है वो आपसे पूछ ले जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और बात करें तो स्पोर्ट्स, खेल, ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकाल में ओलंपिक कहाँ हुआ था, भारत की पोजीशन कौन सी थी, कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने रजत पदक जीते, या टोटल मेडल्स कितने जीते, ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। खेल खिलाड़ियों के क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे, देखो ये तो हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया सिलेबस, और आप चाहते हैं कि सर हमें अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस भी बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक डिटेल सिलेबस भी लेकर आऊँगा अलग अलग टॉपिक। जैसे यहाँ पर मैंने एक पूरा वेटेज बता दिया कि मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ से बनते हैं। आप चाहते हो कि सर अलग अलग टॉपिक वाइज भी बता दीजिए, मैथ्स का सिलेबस अलग बता दो, रीजनिंग का सिलेबस अलग बता दो, और आपका साइंस का अलग बता दो, तो वो भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट टिप्स और क्रैक RRB ग्रुप डी का एग्जाम, यानी अगर आप इस लेवल 1 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो क्या इंपोर्टेंट टिप्स हो सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने कुछ टिप्स बता दिए, उनको मेंशन कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, लेकिन इसमें कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि वही जानकारी है जो मैंने वहां पर लिखी हुई थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक दो टॉपिक मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएं। डेली 3 से 4 घंटा। अब कोई व्यक्ति, मुझे पता है कि जब इस वीडियो को देख रहा होगा, शुरू में भी मैंने 3 से 4 घंटा लिखा था, और अब भी यहाँ 3 से 4 घंटा लिखा हुआ है। ये मैंने आपके 3 से 4 घंटा मान के चलिए 4 घंटा लिखा है, तो मैंने 4 घंटे वो टाइम बताया है जो आप बिल्कुल कॉन्स्टेंटली पढ़ते हो, पूरे मन लगा के पढ़ते हो। मैंने इसमें वो टाइम नहीं लगाया है, जैसे आज का जो समय है उसमें ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि 45 मिनट तक बच्चा जो है या पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति है 45 मिनट तक एक एक्यूरेसी के साथ फोकस कर सकता है। तो पढ़ने वाले जब चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ें चाहे घर पे पढ़ें, वो क्या करते हैं कि सर मैं 1 घंटे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, 45 मिनट के बाद ब्रेक लेता हूँ, तो ब्रेक वाला सब टाइम मैंने निकाल दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है, ये मेरे अनुसार टाइम है, और हो सकता है 99% जो है वो
मेरे प्यारे भाई क्या कहेंगे, सर ये क्या टाइम लिख रखा है, तो आप इसके जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लिख लेना कि सर मैं तो 8 से 9 घंटे डेली पढ़ूंगा, मैं तो सर 12 से 15 घंटे डेली पढ़ूंगा। तो ये आप अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, ये आपके अनुसार डिपेंड करेगा कि आप कितनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर अगर दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिस बुक का यूज करें, यानी आपको जो मार्केट में ग्रुप डी के लिए जो कंप्लीट बुक आती हैं, अगर आपने अभी तक कोई नहीं ली है या आपने कोई पूरी तैयारी नहीं करी है, आपको सिलेबस नहीं पता है, आपने सिलेबस नहीं कवर किया है, तो ग्रुप डी के जो सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन आपने देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो आप परचेज कर सकते हैं, जैसे एसपीडी वगैरह है, एसपीडी है, लूसेंट है, ये जो एनसीईआरटी पैटर्न पे होते हैं, इनको पहले आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप जो है किसी बुक के बजाय पीवाईक्यू लगाना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका, है ना। फिर बात करेंगे पीवाईक्यू, यानी पहले सिलेबस कवर करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मेरे प्यारे भाई यहाँ से आप लिखेंगे सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आप जो है पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देंगे और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट लगाया, तो आपको आएगी कुछ प्रॉब्लम्स, यानी आप सोचोगे सर जी हम जो है अब इतना तो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो जहां आपको कमी दिखाई दे, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको नोट करने हैं उस क्वेश्चन को लगाने में कौन सा फॉर्मूला लगाना था जो आपने नहीं लिखा, उसको नोट करना है। फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट नोट हो वो उनको बनाकर आपको रिवीजन करना है कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, फिर से आगे अगले मॉक टेस्ट में ये गलती ना दोहराई जाए। फिर आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर ध्यान दें। मतलब ये है कि जो मैं आपको ऊपर से जो बातें बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करते आ रहे हो, कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपने जो कमी आई और उसको सुधार लिया, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। क्या कि पहले आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, तीसरे नंबर पर आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और प्रैक्टिस, ठीक है, यही है। फिर हम बात, लेकिन एक्यूरेसी तीसरे पायदान पे है ना। आइए फिर लास्ट में, अगर आपको कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि सर मुझे ये जानकारी जाननी थी, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि सर ग्रुप डी का सपना साकार करना है तो इस वीडियो के लिए इस तरह की वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और कंटेंट वाली वीडियो जैसे मैथ्स की तैयारी कैसे करें, या मैथ्स के कंटेंट की ग्रुप डी के कैसे आप तैयारी करना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वो सारा कुछ मुझे बता देना, जिससे कि मैं आपको उसी तरीके से सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।